बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिकनेस। ये यूनिकनेस है, ठीक है। यूनिकनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर। देखें, इससे पहले जो हमने आरबीटी यानी राव ब्लैकवेल थ्योरम को जब डिस्कस किया था, हमने कहा था कि वहाँ से हमारे पास एक ऐसा न्यू एस्टिमेटर जो है हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि जो आपका अनबाइस्ड भी होता है, ठीक है, वो सफिशेंट भी होता है, और वो आपके पास उसका मेन वेरिएंस जो होता है वो भी मिनिमम होता है। और वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर हम इक्वल किसके करते थे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डैश गिवन टी, ठीक है। टी डैश आपके पास कोई भी अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा होता था, ठीक है। ये हम आरबीटी में कहते थे, ठीक है। यहाँ से आरबीटी के थ्रू हो सकता है कि आपको मोर देन वन जो टी स्टेरिक है वो आपको मोर देन वन मिले, ठीक है ना। यानी किसी एक उसके लिए आपको एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं सेम थीटा के लिए। यानी अगर हम दो डिफरेंट एस्टिमेटर्स को सपोज करें, लेट u1 एंड u2 आर द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, यानी ये वो दो ऐसे एस्टिमेटर्स है जो अनबाइस्ड है थीटा के लिए, ठीक है ना। अनबाइस्ड है किसके लिए? थीटा के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरा t1 डैश हो गया, ये मेरा t2 डैश हो गया। तो यहाँ से मैं जो हूँ तो टी स्टेरिक कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, यानी मेरे पास एक होगा t1 स्टेरिक, ठीक है। ये थ्रू आर्बिट्री हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। सो और एक है t2 स्टेरिक, और वो आपके पास किसके इक्वल है? तो ये दो डिफरेंट आर्बिट्री आपके पास कंस्ट्रक्ट हुए हैं फॉर सेम पैरामीटर थीटा के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वेरिएंस ऑफ t1 जो है वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है देन वेरिएंस ऑफ t2, ठीक है ना। इसके वेरिएंस से ये इसका वेरिएंस जो है वो ग्रेटर है, लेस है या उसके इक्वल है, क्या है इसका जो आंसर है वो आपको आरबीटी के थ्रू नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको कंप्लीटनेस देता है, ठीक है। यानी यहाँ से जो कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस आपको उस एस्टिमेटर की उसकी यूनिकनेस की गारंटी आपको देता है कि आपका जो अगर आपका कोई एस्टिमेटर कंप्लीट है देन इट मीन्स दैट कि वो आपका यूनिक एस्टिमेटर भी है, ठीक है। यानी जो यूनिकनेस है वो आपके पास बेस करती है कंप्लीटनेस पे, ठीक है। अब कंप्लीटनेस को हम मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ एक्स वेक्टर बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम सम पीडीएफ, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स थीटा, ठीक है ना। एक ऐसा पीडीएफ जिसका पैरामीटर थीटा है, और लेट सपोज करते हैं कि आपके पास एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक भी वहां पे हो। यूजुअली जो हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के लिए यूज करते हैं टी, ठीक है ना। सो टी आपका क्या है? टी आपका तब कंप्लीट कहा जाएगा अगर उसका कोई फंक्शन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन आपके पास इक्वल आई जीरो के, और हमें पता है एक्सपेक्टेशन तभी जीरो होती है जब वो फंक्शन इटसेल्फ जीरो हो। यानी इफ एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो तो ही हम कह सकते हैं कि टी जो है वो हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। और कंप्लीटनेस को हम यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी कह सकते हैं। यानी यहाँ से जो आपको एस्टिमेटर मिलता है वो आपका यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी होता है। इन शॉर्ट हम यूँ लिख सकते हैं UMVUE, यानी यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या था? कंप्लीटनेस से हमारा ये मतलब है कि कंप्लीटनेस जो है वो आपको यूनिकनेस की गारंटी देता है, यूनिकनेस ऑफ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर, जो कि बेस करती है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पे, उस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पे जिसका वेरिएंस आपके पास मिनिमम होगा एज कंपेयर टू एनी अदर अनबाइस्ड एस्टिमेटर विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। सो इस तरह के यूनिक अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो कि फंक्शन होते हैं कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के, आप उनको यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि वो आपके पास कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली आप उसको कैसे कंप्लीट कह सकते हो? अगर ये क्राइटेरिया आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आपके पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक कहलाएगा, ठीक है।
सो लेट स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं फॉर कंप्लीटनेस ऑफ एन एस्टिमेटर। तो x जो हमारे x1 x2 अप टू xn, या सिंपली हम कह सकते हैं कि x फैक्टर हमारे जितने भी x है वो तमाम आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, f ऑफ x थीटा इक्वल्स टू 1/थीटा, 0 लेस देन x लेस देन थीटा, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक देखना है। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक अगर आप इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास आपका मिनिमम जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, सॉरी मैक्सिमम जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो आपका इसके लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ही होगा। ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं yn इज़ यूअर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। या अगर आप सॉल्व किए बगैर इसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके पास नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हम रेंज को देखकर ही अपने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो थीटा है वो अपर लिमिट में आ रहा है। सो जो अपर लिमिट में आ रहा है, इट मीन्स दैट कि इसका क्लोजेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक कौन सा होगा, yn होगा। सो yn इज़ योर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हमारा आ गया है। अब इस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के लिए हम कंप्लीटनेस देखते हैं कि क्या ये आपके पास कंप्लीट वो है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा f ऑफ yn, यानी इस yn के लिए हमें इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम कई दफ़ा वीडियोस में हम कर चुके हैं। ठीक है, सिंपली आपके पास जो फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस i माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस i फैक्टोरियल इंटू f ऑफ yi, कैपिटल f ऑफ yi होल पावर i माइनस 1 इंटू 1 माइनस कैपिटल f ऑफ y होल पावर n माइनस i। तो उसमें तो वो तमाम पुटिंग करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास n t पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा पावर n। ठीक है, वहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। सो ये हमने t के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लिया है। अब हम कंप्लीटनेस फाइंड इजीली कर सकते हैं। कंप्लीटनेस के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेशन लेना होता है। ठीक है ना, वो एक्सपेक्टेशन किस पे होता है, h ऑफ t, यानी सम फंक्शन ऑफ t। तो h ऑफ t तो हमें यहाँ पे नहीं पता, तो h ऑफ t को एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास जब आप एक्सपेक्टेशन खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रल। चूंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है सो इंटीग्रल और रेंज सेम वही होगी, बिकॉज t की रेंज आप देखें आपके पास 0 to थीटा है। ठीक है, इंटू h ऑफ t इनटू द फंक्शन ऑफ t। तो फंक्शन ऑफ t हमें पता है हमारे पास क्या है, n t पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई थीटा पावर n इंटू डी टी। अब चूंकि हम कंप्लीटनेस के लिए कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये एक्सपेक्टेशन आपके पास इक्वल होती है 0 की। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल है 0 के। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, चूंकि जो इंडिपेंडेंट ऑफ t है उन टर्म्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई करके यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है। सो वो सब करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा वो क्या है, इंटीग्रल 0 to थीटा h ऑफ t पावर n माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब इस इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज h ऑफ t हमें नॉन नहीं है। ठीक है ना, वो एक फंक्शन है t का और वो क्या फंक्शन है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हम अगर जो हमारे पास एक रूल है लेबनेट्स रूल, अगर उसको हम यूज़ करें, लेबनेट्स रूल ऑफ डेरिवेटिव हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें बोथ साइड डेरिवेटिव लेना होगा। बोथ साइड हम डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा करेंगे तो दूसरे साइड पे तो वैसे भी 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे लेबनेट्स रूल का यूज़ हम करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा h ऑफ थीटा पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी आपके पास लेबनेट्स रूल से ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया h ऑफ थीटा पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अपर लिमिट में थीटा था तो वो थीटा उस जो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद उसमें वो थीटा पुट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेबनेट्स रूल्स का यूज़ किया है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए।
तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो थीटा पावर n-1 है ना, यहाँ पे अगर आप जो रेंज है थीटा की, ये 0 to थीटा तो आपके पास x की रेंज है ना, लेकिन थीटा की रेंज आपके पास क्या है कि थीटा ग्रेटर देन 0 होता है। थीटा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता या इक्वल्स टू 0 आपके पास, थीटा जो है ना वो इक्वल्स टू 0 आपके पास नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि आपके पास इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू 0 है, यानी इन दोनों में से कोई एक टर्म ऐसी है जो कि आपको जो 0 है और वो दूसरे टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई होकर आपको 0 रिजल्ट दे रहा है। अब चूंकि हम कहते हैं कि थीटा की रेंज कुछ ऐसी है कि जो 0 ही नहीं हो सकता, यानी थीटा है हमारे पास ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 वो नहीं हो सकता, देन इट मीन साफ क्या बात साफ हो गई कि आपके पास एच ऑफ थीटा जो है वो आपके पास 0 है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यानी इससे हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास जो आपका फंक्शन एच ऑफ टी है वो आपके पास इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट हमने डिराइव किया कि एच ऑफ थीटा जो है वो 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि एच ऑफ टी जो है वो इक्वल्स टू 0 है। ठीक है ना, एच ऑफ टी हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब चूंकि ये फंक्शन ही 0 हो गया, देन इट मीन्स दैट कि इसका आप एक्सपेक्टेशन लें तो वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास 0 ही होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ टी आपके पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि आपका जो स्टैटिस्टिक टी है वो आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, यानी कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो ये स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीटनेस हो गया, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लेमन शेफी थ्योरम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।